चैप्टर का नाम है आर्थिक विकास की रणनीति, स्ट्रेटजी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस चैप्टर में मुख्य रूप से ये समझाया गया है कि गरीबी दोबारा गरीबी को ही जन्म देती है। गरीबी में पीछे खींचने की प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल होती है, जिसके परिणामस्वरूप एक अल्प विकसित देश या गरीब देश उससे जल्दी उबर नहीं पाता। ये एक दुष्चक्र चलाता है। जो गरीबी होती है एक दुष्चक्र चलाता है, यानी बार बार गरीबी गरीबी को ही जन्म देती है। साथ ही इस वीडियो में ये भी बताया गया है इस चैप्टर में कि गरीबी से उबरने के लिए अर्थव्यवस्था में क्या कदम उठाया जाना चाहिए, है ना। जैसे लिखा हुआ प्रबल धक्का प्रत्यागम, बिग पुश थियोरी। तो बहुत सी बातें इसमें, इसे ध्यान से देखना है। यहाँ से सवाल अक्सर उठते रहते हैं। जैसे 2 साल पहले ही, शायद 2014 में या 2015 पीसीएस में ये सवाल आया था, जीएस प्रश्न पत्र में, यूपी पीसीएस जीएस प्रश्न पत्र में था कि गरीबी के दुष्चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया, है ना, रेगनर नाक्स। तो आइए इसे स्टार्ट कर देते हैं। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, अर्थशास्त्री रेगनर नाक्स ने कहा है। अल्प विकसित जो गरीब देश होते हैं उन देशों में गरीबी का एक दुष्चक्र चलता है, जिसे इंग्लिश में विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं, है ना, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। इसके परिणामस्वरूप, इस दुष्चक्र के परिणामस्वरूप जो गरीब देश होते हैं वो उबर नहीं पाते अपनी गरीबी से, या कहें इस दुष्चक्र से जल्दी उबर नहीं पाते हैं। ऐसा होता कैसे है? गरीबी के दुष्चक्र से प्रभावित देशों में नेशनल इनकम कम होती है। जो गरीबी के दुष्चक्र से प्रभावित हैं गरीब देश, उनमें नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय कम होती है। अगर राष्ट्रीय आय कम होगी तो ज्यादातर हिस्सा कंजम्पशन में खत्म हो जाएगा, बचत कम होगी, सेविंग कम होगा। इनकम ही कम है देशों की तो सारा कंजम्पशन में चला जाता है, सेविंग कम हो पाती है। अब आप बताइए, अगर सेविंग कम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट हो पाएगा? बचत कम, परिणामस्वरूप इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता, विनियोग नहीं हो पाता, जिसको हम कहते हैं या निवेश कहते हैं, निवेश नहीं हो पाता। अब अगर किसी देश में निवेश नहीं हो रहा है तो पूंजी निर्माण होगा? नहीं हो पाएगा। पूंजी निर्माण नहीं हो पाता इन्वेस्टमेंट नहीं होने के चलते। पूंजी निर्माण नहीं हो पाता तो प्रोडक्शन यानी उत्पादन शुरू नहीं हो पाता है। अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ती है? प्रोडक्शन होना चाहिए, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, चाहे तृतीयक क्षेत्र में। लगातार इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता रहता है और देश में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता रहता है, अर्थव्यवस्था प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ती रहती है। तो पूंजी निर्माण नहीं होने से प्रोडक्शन नहीं हो पाता। अब अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकम नहीं होगा, फिर से वहीं आ गया देश। कम राष्ट्रीय आय यानी प्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिर से इनकम नहीं हुआ, है ना, फिर से इनकम नहीं होगा, फिर से बचत नहीं हो पाएगी। तो ये एक सर्कल चलाता है जिसे विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी या फिर गरीबी का दुष्चक्र कहते हैं। ये सारा हम यहाँ लिखे हुए हैं। पूंजी निर्माण नहीं हो पाता और नहीं उत्पादन हो पाता है, जिससे पुनः राष्ट्रीय आय कम हो जाती है। आप यहाँ पर लिखेंगे, नहीं उत्पादन हो पाता है जिससे पुनः राष्ट्रीय आय कम, उत्पादन पुनः कम राष्ट्रीय आय को जन्म देता है। नेक्स्ट, इन कारणों से जो गरीब देशों की अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाती, उबर नहीं पाती है। गरीबी के दुष्चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन रेगनर नाक्स ने किया था। रेगनर नाक्स, जिन्होंने ये सेंटेंस कहा है, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन रेगनर नाक्स ने किया था। उनके अनुसार गरीबी और अधिक गरीबी को जन्म देती है, गरीबी और अधिक गरीबी को जन्म देती है। गुनार मिर्डल एक दूसरे अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने गरीबी के दुष्चक्र को ही चक्री कारकता का सिद्धांत कहा है। गरीबी के दुष्चक्र को ही चक्री कारकता का सिद्धांत कहा है गुनार मिर्डल। अगर आपसे सवाल पूछेगा चक्री कारकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? गुनार मिर्डल ने, ठीक है। जो चक्र होता है गरीबी का जो दुष्चक्र होता है वो स्वतः समाप्त नहीं होता, बल्कि उसमें बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। गरीबी के दुष्चक्र स्वतः समाप्त नहीं होता बल्कि उसमें बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब गरीबी की ओर बढ़ाती है धीरे धीरे। कम होने की आशा तो की ही नहीं जा सकती, अपने से तो कभी नहीं होगा। एक देश गरीब है, अगर अतिरिक्त प्रयास नहीं किया जाएगा उसकी अर्थव्यवस्था को उस भंवर से जिसमें वो फंसा हुआ है दुष्चक्र में,
प्रयास नहीं किया जाएगा तो स्वतः वो समाप्त नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा ये दुष्चक्र बढ़ता चला जाएगा। इस चक्र में अर्थव्यवस्था को अल्प आय स्तर, लो इनकम लेवल पर खींचने की प्रवृत्ति बहुत ही तगड़ी होती है। मतलब अर्थव्यवस्था अल्प आय स्तर से जल्दी अपने आप को बाहर खींच नहीं पाती है, और अल्प आय स्तर यानी लो इनकम लेवल पे फंसी रहती है अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस चक्र में अर्थव्यवस्था को अल्प आय स्तर पर खींचने की प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल होती है। किस चक्र में? गरीबी के दुष्चक्र में। प्रबल धक्का प्रत्यागम, बिग पुश थियरी। गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए जितने भी दृष्टिकोण प्रतिपादित किए गए हैं उनमें अर्थशास्त्री रोजेनस्टीन-रोडा का प्रबल धक्का प्रत्यागम सर्वप्रमुख है। गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए जितने भी दृष्टिकोण या सिद्धांत अब तक प्रतिपादित किए गए हैं कि किया क्या जाना चाहिए, उनमें अर्थशास्त्री रोजेनस्टीन-रोडा का प्रबल धक्का बिग पुश थियरी सर्वप्रमुख है। किसके अनुसार? गरीबी के दुष्चक्र, किसी भी देश में गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में भारी मात्रा में निवेश करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट या विनियोग करना चाहिए। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में भी, उद्योग क्षेत्र में भी और सेवा क्षेत्र में, इन तीनों क्षेत्रों में एक साथ भारी मात्रा में निवेश करना चाहिए। निवेश कौन करेगा? अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए निवेश निजी क्षेत्र नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो केवल लाभ के लिए काम करता है। वो तो वहीं इन्वेस्ट करेगा ना जहां से उसे लाभ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर कृषि क्षेत्र में या आधारभूत उद्योगों में निवेश नहीं करेगा कभी। ऐसे क्षेत्रों में सरकार को ही हमेशा निवेश करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था को सहारा देना, जिसको कहते हैं सहारा देना या मदद करना। तो दुष्चक्र को तोड़ने के लिए, इस सिद्धांत के अनुसार दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ बहुत भारी मात्रा में निवेश करना होगा, ताकि अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के लिए मांग उत्पन्न करे। मांग मतलब डिमांड उत्पन्न करे। कैसे समझाया जाएगा? ताकि अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के लिए मांग उत्पन्न करे अथवा बाजार का काम करे। बाजार क्या है? बाजार क्या है? जहां डिमांड होती है उसी को हम बाजार कहते हैं। अगर किसी क्षेत्र में डिमांड अच्छी खासी है तो अगर उस क्षेत्र में जिस चीज की डिमांड है वही मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं उसी चीज की, तो वो क्षेत्र मेरे लिए क्या है? एक बाजार है। जैसे कि आप अक्सर सुनते होंगे कि भारत एक उभरता हुआ बाजार है। इसका अर्थ आप क्या समझते हैं? भारत एक उभरता हुआ बाजार, इसका अर्थ यही है कि भारत में डिमांड बहुत ज्यादा है। कैसे? जनसंख्या बड़ी है, साथ ही मध्यम वर्ग मिडिल क्लास का दायरा बहुत बड़ा है। मिडिल क्लास का दायरा मतलब लोगों की आय धीरे धीरे बढ़ रही है। मिडिल क्लास में एक चाहत होती है विलासिता की वस्तुओं को अधिक से अधिक इकट्ठा करने की। मिडिल क्लास इस चाहत के चलते अधिक से अधिक खर्च कर सकता है, और साथ ही इसका आकार किसी भी देश में सबसे ज्यादा होता है मिडिल क्लास का। तो भारत में जनसंख्या बड़ी होने के चलते मिडिल क्लास ज्यादा है, इसलिए भारत एक उभरता हुआ बाजार, और भारत में प्रति व्यक्ति आय धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। तो भारत एक उभरता हुआ बाजार है। यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो विदेशों के लोग हमारे प्रधानमंत्री से बहुत प्रेम से गले मिलते हैं। दो देशों के संबंध हमेशा लाभ पर निर्भर करते हैं। अगर एक देश को दूसरे देश से कोई लाभ नहीं है तो संबंध बन ही नहीं सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री किस लिए जाते हैं? उनको अपने देश में इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को हमारे प्रधानमंत्री इतने अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो भारत में इन्वेस्ट कर सकता है और भारत में आकर लाभ कमा सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में क्या है? डिमांड है। भारत एक उभरता हुआ बाजार है। ठीक है, तो बहुत भारी मात्रा में सभी क्षेत्रों में निवेश करना होगा ताकि अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र दूसरे के लिए मांग सृजित करे और या बाजार का काम करे। कैसे बाजार का काम करेगा? मान लेते हैं सरकार ने कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में ढेर सारा इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, अगर सरकार ने लोहा इस्पात आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दौड़ने लगेगी? नहीं, मांग भी तो पैदा करना होगा सरकार को। आयरन एंड स्टील की मांग भी तो होनी चाहिए देश में कि अपने से ही। ठीक है, साल भर खूब 6 महीने आयरन एंड स्टील खूब पैदा हुआ, इंडस्ट्री से खूब स्टील पैदा हुआ। स्टील की खपत अगर नहीं हो रही है तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी।
तो जरूरी है कि डिमांड भी पैदा करें, यानी प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ डिमांड पैदा करना भी जरूरी है। अगर डिमांड पहले से है तो प्रोडक्शन अपने आप होने लगेगा। लेकिन अगर जबरन तीनों क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है, तो यानी प्रोडक्शन वाले क्षेत्र में अगर इन्वेस्ट किया जा रहा है तो डिमांड वाले क्षेत्र में भी इन्वेस्ट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर खपत नहीं होगी उसकी डिमांड वाले क्षेत्र में तो प्रोडक्शन अपने आप एक दिन बंद हो जाएगा। कब तक चलेगा? क्योंकि लाभ ही नहीं हो रहा है। अर्थव्यवस्था बिना लाभ के नहीं चल सकती। लाभ होना जरूरी है। लाभ के लिए क्या जरूरी है? बिक्री होना। बिक्री के लिए क्या जरूरी है? डिमांड होना। यानी अगर सरकार आयरन स्टील इंडस्ट्री शुरू कर रही है तो उसे साथ में एक ऐसा क्षेत्र सृजित, ऐसा उद्योग भी बढ़ाना होगा जहां पे कि स्टील का डिमांड हो। यानी अगर एक तरफ सरकार आयरन स्टील लगाए तो दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल उद्योग लगा दे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऑटोमोबाइल उद्योग में क्या है? स्टील की मांग बढ़ेगी, ठीक है, यानी वहां जो स्टील पैदा हो रहा है ऑटोमोबाइल उद्योग में यानी कार उद्योग में खपने लगा। कार, मोटर, गाड़ी, ट्रक, जितने भी तरह के ऑटोमोबाइल है, स्टील खपने लगा तो प्रोडक्शन जैसे वहां चल रहा है और सरपट दौड़ने लगेगा स्टील का प्रोडक्शन। कार इंडस्ट्री केवल स्टील का ही खपत नहीं करता है। कार को और क्या क्या चाहिए? टायर चाहिए, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री कार के बल पे पनप रही है, साथ में एक टायर की फैक्ट्री खोल दी गई। अब टायर की फैक्ट्री भी सरपट दौड़ने लगी। क्यों? क्योंकि टायर की डिमांड ऑटोमोबाइल में पूरी हो रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी खूब सरपट दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे जो चाहिए स्टील भी मिल रहा है और टायर भी मिल रहा है। साथ में पेंट चाहिए कारों को पेंट करने के लिए, तो पेंट उद्योग लगा दिया गया। यानी पेंट उद्योग की में जो पेंट पैदा हो रहा है उसकी खपत कहां हो रही है? ऑटोमोबाइल उद्योग में। यानी डिमांड इधर बढ़ रही है और उधर प्रोडक्शन बढ़ रहा है। बिना डिमांड के प्रोडक्शन बढ़ाया ही नहीं जा सकता। तो रोजेंस्टीरोडा ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश कर दो ताकि सभी क्षेत्रों में प्रोडक्शन के साथ साथ डिमांड भी बढ़ने लगे। अब अगर कृषि क्षेत्र का विकास किया जाए, सरकार कृषि क्षेत्र में भारी निवेश कर रही है, विदेशों से खूब बढ़िया उच्च उत्पादकता वाले बीज मंगा रही है ना, तो सिंचाई की व्यवस्था कर रही है सरकार, किसानों को क्या ट्यूबवेल पंप सेट बांट रही है सब्सिडी में। ये इन्वेस्टमेंट ही तो है सब्सिडी में, यानी कम मूल्य में। तो सरकार को कृषि क्षेत्र को चलाने के लिए और क्या क्या चाहिए? उर्वरक चाहिए, खाद, फर्टिलाइजर। तो साथ में सरकार ने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लगा दिया। तो फर्टिलाइजर वहां प्रोडक्शन हो रहा है, खपत कहां हो रहा है? कृषि क्षेत्र में। यानी इधर डिमांड उधर प्रोडक्शन, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। एक समाप्त हो जाएगा, दूसरा अपने आप समाप्त हो जाएगा। फर्टिलाइजर समाप्त हुआ, कृषि क्षेत्र भी समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर तो उसे मिल ही नहीं रहा है। समाप्त नहीं भी होगा कृषि क्षेत्र तो प्रोडक्शन बहुत ही उसका घट जाएगा, क्योंकि बिना फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन बहुत दिनों तक नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो एक साथ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में इन्वेस्ट कर दो ताकि अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के लिए मांग उत्पन्न करे और बाजार का काम करे। इससे होगा क्या? मांग बढ़ जाएगी, प्रत्येक क्षेत्र में मांग बढ़ जाएगी। मांग बढ़ेगी तो उत्पादन होगा, रोजगार भी तो बढ़ेगा, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री जितने ही फल फूल रही है, क्योंकि मांग बढ़ रही है तो इंडस्ट्री फली फूलेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों को के पास इनकम आएगा, देश की प्रति व्यक्ति आय धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो मांग होगा, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन तभी बढ़ेगा जब मांग बढ़ेगा। फिर क्या बढ़ेगा? उत्पादन बढ़ेगा तो देश का इनकम बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो बचत होगा। समझ रहे हैं? बचत बढ़ेगा और इस तरह से देश गरीबी के दुष्चक्र से बचत होगा। तो क्या होगा? बचत का इन्वेस्टमेंट होगा, विनिवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, फिर से क्या होगा? और ज्यादा पूंजी निर्माण होगा, और ज्यादा पूंजी निर्माण होगा, और ज्यादा स्टील उद्योग लगेंगे, पेंट वाले उद्योग लगेंगे, टायर उद्योग लगेंगे। समझ रहे हैं? ये चक्र होता है। जिस तरह से गरीबी का चक्र होता है उसी तरह से बढ़ती अर्थव्यवस्था जीडीपी का भी एक चक्र होता है ना? गरीबी को खींचती है, उसी तरह बढ़ती अर्थव्यवस्था विकास को खींचने लगती है। तो इसके लिए सरकार को पहले प्रयास करना पड़ता है, तो अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जाएगी और देश गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल जाएगा। समझ गए इतनी बातें आप? आइए कुजनेट्स वाक्य समझ लेते हैं। हालांकि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मैं अभी तो इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, अर्थशास्त्र उसमें परिभाषिक शब्दावलियां जैसे कुजनेट्स वक्र, लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक, बहुत सारी बातें हैं, है ना, से का नियम और भी बहुत सारी बातें उसमें। इस तरह की चीजें मैं इकट्ठा कर दूंगा जो अर्थशास्त्र के जो नियम है
वो इकट्ठा कर दूंगा, आप पढ़ लेंगे। लेकिन चूंकि इससे जुड़ा हुआ है कुजनेट्स वक्र, तो आइए इसे ही पढ़ लेते हैं। कुजनेट्स वक्र किसने प्रतिपादित किया? साइमन कुजनेट्स ने प्रतिपादित किया। कुजनेट्स वक्र कहता क्या है? कुजनेट्स वक्र के अनुसार जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ता है, ठीक है, आय वितरण की विषमता बढ़ती है। आय वितरण मतलब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा, आय वितरण की विषमता बढ़ेगी, अर्थात गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती चली जाएगी, अर्थात अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। आय वितरण की विषमता बढ़ती है, अर्थात अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आय की वृद्धि से देश में जो आय बढ़ रही है उससे कुछ ही लोग लाभान्वित होते हैं। शुरू में गरीब के पास पैसा पहुंच नहीं पाता है, आय वृद्धि से कुछ ही लोग लाभान्वित होते हैं, ठीक है। परंतु बाद में आर्थिक विकास के साथ साथ आय वितरण की विषमता कम होने लगती है। आर्थिक विकास के साथ साथ आय वितरण की विषमता कम होने लगती है और एक दिन आय वितरण की विषमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, यानी अर्थव्यवस्था समावेशी हो जाती है, सबके पास आय उत्पन्न होने लगता है। अब इसको आर्थिक विकास को हम अगर प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, भाई आर्थिक विकास होता है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है ना, तो अगर हम आर्थिक विकास को प्रति व्यक्ति आय के तौर पर ले लें तो इसको कैसे समझेंगे? अच्छा ठीक है, प्रति व्यक्ति आय होता क्या है? अगर हम कहें कि हमारे देश का प्रति व्यक्ति आय 40,000 रुपए है पर मंथ, तो क्या वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति 40,000 पर मंथ कमा रहा है? नहीं। प्रति व्यक्ति आय क्यों बढ़ रही है? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है देश में, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, लेकिन पैसा नीचे पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए गरीब गरीब ही रह जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कैसे होती है? राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या। तो ये तो एक औसत निकाला गया है कि राष्ट्रीय आय से हम देश की जनसंख्या से भाग देते हैं, तो एक खुशफहमी निकाल ली जाती है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति की आय इतनी है। लेकिन क्या वास्तव में? क्योंकि धन का संचय अमीरों के पास ही होता रहता है, गरीबों तक पहुंच नहीं पाता है। तो ठीक है, अगर आर्थिक विकास को हम प्रति व्यक्ति आय के तौर पर लें तो अब दूसरी लाइन फिर आप लिखेंगे इसको, या दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, आय वितरण की विषमता भी बढ़ती है, अर्थात अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आय की वृद्धि से कुछ ही लोग लाभान्वित हो पाते हैं। लेकिन बाद में प्रति व्यक्ति आय के साथ, जहां आर्थिक विकास लिखा है वहां प्रति व्यक्ति आय कर देंगे आप, लेकिन बाद में प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ आय वितरण की विषमता कम होने लगती है और धीरे धीरे एक दिन विषमता समाप्त हो जाती है। यही कुजनेट्स वक्र, इसको जब आप बना के दिखाएंगे तो ये उल्टे यू के आकार का आता है। कुजनेट्स वक्र उल्टे यू के आकार का होता है। कैसे? आइए इसे दिखाएं। हमने दो लाइनें खींची, एक ऊपर बढ़ती हुई लाइन है, ये आय विषमता का स्तर दिखाता है, यानी जितना ही ऊपर जाएंगे आय विषमता का स्तर बढ़ता जाएगा। विषमता समझते हैं ना, अमीर गरीब के बीच की खाई। आय विषमता का स्तर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे बढ़ता जाएगा, ये लाइन ये दर्शाती है, इसलिए लिखा है आय विषमता का स्तर, जो ऊपर जाने पे ये विषमता बढ़ती है। और ये लाइन है प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। इन दोनों लाइनों पर आपने ध्यान से गौर कर लिया। अब आइए देखते हैं आर्थिक विकास को या प्रति व्यक्ति आय को। आर्थिक विकास, जब शुरू में आर्थिक विकास प्रारंभ होता है तो देखिए जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, मतलब प्रति व्यक्ति आय किधर बढ़ेगी? इस दिशा में बढ़ रही है, इधर आने पर बढ़ रही है ना। तो जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी आर्थिक विकास बढ़ेगा, वक्र ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी तरह से आर्थिक विषमता का स्तर भी बढ़ता चला जाता है। ऊपर जाने पे आर्थिक विषमता का स्तर, इसका मतलब बढ़ रहा है। तो ये देखिए, ये है प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, साथ में आर्थिक विषमता का स्तर भी बढ़ता चला जा रहा है, यानी ऊंचा उठ रहा है आर्थिक विषमता का स्तर। लेकिन एक स्तर प्राप्त होने के बाद जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है फिर आर्थिक विषमता का स्तर कम होने लगता है, क्योंकि नीचे आने पर ये स्तर कम होता है, विषमता का जो स्तर है ना। तो एक स्तर के बाद आर्थिक विकास के साथ साथ विषमता का, आय वितरण की विषमता कम होने लगती है, मतलब आय वितरण की विषमता धीरे धीरे कम होती है और एक दिन धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है? ये वक्र उल्टे यू के आकार का है। समझ गए आप? इसलिए मैंने कहा कि कुजनेट्स वक्र उल्टे यू के आकार का होता है। परिभाषिक शब्दावली के लिए 2-3 चैप्टर में अलग से पढ़ाऊंगा, उसमें अर्थशास्त्र के नियम होंगे। उसको खत्म करने के बाद फिर हम भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवेश करेंगे। अभी हमने वास्तविक भारतीय अर्थव्यवस्था में तो प्रवेश ही नहीं किया है, वो भी हो जाएगा एक दिन।
इसी तरह से पढ़ते रहिए। नमस्कार।